progress. Hi guys, am I audible to all? Yes, sir. Okay. Just give me one small second. यस गाइस, तो गाइस कल जो हमने लास्ट जो हमने क्लास करी थी, परसों परसों हमने चैप्टर किया था, और परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि वीडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बीच में थोड़ी सी लैग कर रही है एंड थोड़ी सी ब्लर हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक, जो मेरी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, बट इस मेथड में क्या होगा, द वीडियो क्वालिटी वुड बी मच बेटर देन दैट। किसी को क्वालिटी में कोई भी इशू आए तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? अब सबसे पहले गाइस, लास्ट क्लास में आई थिंक विशाल यू डिडंट ज्वाइन, है ना? यस सर। तुमने लास्ट क्लास की वीडियो देख ली पूरी? हाँ सर, देखी। कोई डाउट उसमें? नहीं नहीं। ठीक है, चलो। सो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हारे को सिर्फ रिवीजन के लिए कहा था। किसी भी बच्चे को रिवीजन में कोई डाउट आया? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं आया, दैट्स गुड। चलो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। स्मॉल सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट गाइस। हमने लास्ट क्लास में जो किया था, वी डिड टिल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तक करा था लास्ट पार्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक सॉरी, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। एंड हमारे जो इसके टाइप्स, और मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा। ये टॉपिक तुम्हारा F3 में भी, F3 में तो है सॉरी, F1 में भी है ये टॉपिक तुम्हारा, और आगे जाके भी काफी जगहों पे सेम टॉपिक जो है ये यूज होगा। मुझे नहीं पता अभी तक तुमने इन तीनों का जो डिफरेंस है वो किस तरह से पढ़ा है। तो आज बिल्कुल एज ले मैन के तुम्हें कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। सो टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी मींस किस तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है। तो अगर मैं तुम्हारे को एवोल्यूशन बताऊं कि इनिशियली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हूं मैं, ठीक है, मैंने अपना कोचिंग सेंटर, एक्चुअली मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। तो मैंने अभी अपना कोचिंग सेंटर कैसे स्टार्ट किया है, अभी मैंने इंडिविजुअल लेवल पे अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। तो ये मैं हूं और ये है मेरा बिजनेस। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। ये है मेरा बिजनेस। इनिशियली मैंने जब काम किया तो खुद मैंने इस बिजनेस में पैसे लगाए, थोड़े बहुत किसी फ्रेंड्स वगैरह से लोन लेके मैंने इस बिजनेस में काम स्टार्ट कर दिया। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो सारे के सारे प्रॉफिट्स मेरे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा बिजनेस जो है वो मैं अकेले करूंगा। मैंने हो सकता है अपने काफी सारे इंप्लॉयज रखे हों, मैनेजर रखे हों जो ये बिजनेस चला रहे हों, बट आई एम द ओनर, सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स आएंगे वो मेरे पास आएंगे। दूसरा, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, अभी मैंने इस बिजनेस को कहीं पे भी सेपरेटली रजिस्टर नहीं करा है। इस बिजनेस को मैंने कहीं पे भी अभी सेपरेटली रजिस्टर नहीं करा है, मतलब सब कुछ मेरे नाम पे ही चल रहा है। एवरीथिंग इज रनिंग ऑन माय नेम ओनली, दैट इज कॉल्ड हमारा सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमारा सोल ट्रेडर। सब कुछ मेरे नाम पे चल रहा है, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन माय नेम। ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में कर रहा हूं, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए हैं,
सारा का सारे प्रॉफिट मेरा है, मैंने काम करने के लिए बंदे रखे हैं, मैं खुद भी बिजनेस में काम करता हूं एंड इट इज सेपरेटली कहीं मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर। दिस टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर, जब अकेला बंदा बिजनेस करता है। A sole trader is a business owned and run by one individual, perhaps employing one or two assistants and controlling their work. The individual's business and personal affairs are, for legal taxational purpose, are identical. मतलब इसमें क्या होगा, अगर ये मैं हूं और ये जो मेरा कोचिंग सेंटर है, जैसे मैंने अपना बिजनेस बताया था, जैसे मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा है, तो जो मेरा कोचिंग सेंटर होगा, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह परचेज करूंगा ना, वो लेट से इसका नाम है, लेट से एबीसी विद अंशुल, जस्ट एग्जांपल, वैसे नाम नहीं है, जस्ट एग्जांपल, या एसीसीए विद अंशुल, जो मैंने नाम रखना है एसीसीए विद अंशुल, मैं रिवील कर रहा हूं अभी तुम्हारे सबको, ये भी वैसे मार्केट में नहीं बताया। द कोचिंग सेंटर्स नेम वुड बी एसीसीए विद अंशुल। अगर मैं लेट से मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूं, या मैं कोई कार परचेज करता हूं, या मशीन परचेज करता हूं, वो एसीसीए विद अंशुल के नाम पे नहीं आएगी, दैट विल बी रजिस्टर्ड ऑन माय नेम ओनली, अंशुल मित्तल के, क्योंकि मैंने इसको अलग से कहीं पे भी रजिस्टर नाम नहीं कराया है, सब कुछ मेरे नाम पे ही चल रहा है। जो भी मेरा टैक्स लगेगा इस बिजनेस के रिगार्डिंग, वो टैक्स भी मेरे को ही पे करना है। जो भी मेरी लायबिलिटीज हैं, अगर कल को मैंने लोन लिया और मैं लोन रीपे नहीं कर पाया, तो हो सकता है मुझे अपने पर्सनल एसेट सेल करने पड़े इस लोन को रीपे करने के लिए। ठीक है ना, कल को मैंने इस बिजनेस के लिए बैंक से बहुत ह्यूज लोन ले लिया, जैसे वैसे प्रोफेशनल काम के लिए लोन लेने की जरूरत ज्यादा नहीं होती क्योंकि ज्यादा मशीन्स नहीं चाहिए, बट अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग का काम करा होता तो मैंने खूब लोन लिया होता मशीन्स परचेज करने के लिए। तो उन लोन को अगर मैं रीपे नहीं कर पाया, तो मेरे अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल हो सकते हैं इन केस ऑफ अ सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर में हमारा इशू क्या क्या होता है, पहला कि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एक तो हमारा सोल ट्रेडर में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब यहां पे दो चीजें हैं, मैं अगर बात करूं अकाउंट्स प्रेपरेशन की, अगर मैं बात करूं अकाउंट्स प्रेपरेशन की, दो चीजें मैंने बताया है। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स प्रेपरेशन की, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना टैब में इशू आ रहा है आज। अगर मैं बात करूं अपनी अकाउंट्स प्रेपरेशन, तो ये जो अकाउंट्स मेरे प्रिपेयर होंगे, ये सिर्फ एबीसी विद अंशुल के होंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सेपरेट एंटिटी और एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। तुम्हें इन सारी टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तक तुमने जो पढ़ा था वहां पे तुम्हारे को थोड़ा बहुत आइडिया था, क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं थी, जो अब आनी चाहिए। सेपरेट एंटिटी मतलब अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती। दैट इज, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। लेकिन इस बिजनेस को मैंने कहीं गवर्नमेंट में अलग से रजिस्टर नहीं कराया, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कि लीगली इट इज नॉट सेपरेट, अकाउंटिंग के लिए इट इज सेपरेट, बट लीगली इट इज नॉट सेपरेट। कल को कुछ भी लीगल इश्यू हुआ तो वो डायरेक्टली सीधा मेरे ऊपर आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये होता है डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सोल ट्रेडर जो काम करता है, इसमें इसकी होती है एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कल को अगर उसका, कल को अगर यहाँ पे लोन मैंने काफी ज्यादा लिया था, सारे एसेट्स बेच के भी लोन रीपे नहीं कर पाया, तो मुझे या फिर जो भी ओनर होगा उसको अपनी प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ सकती है। दैट मींस इट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी की लिमिट नहीं है, इसको अपना घर तक बेचना पड़ सकता है। दूसरा, नो सेपरेट एंटिटी।
कोई सेपरेट एंटिटी ये नहीं है, कहीं और रजिस्टर नहीं है, सारा का सारा काम जो है वो ओनर के नाम पे ही चल रहा है। दिस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर जब काम थोड़ा सा बढ़ाता है तो सोल ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? सोल ट्रेडर नीड्स मनी, और पैसे चाहिए होते हैं। तो सोल ट्रेडर क्या करता है? वो बोलता है कुछ लोगों को कि आप आओ और मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। जैसे मैं अभी ओनर हूं, तो ऐसे 3-4 लोगों को बोलता है कि देखो आप भी बिजनेस में और पैसे लगाओ, हम एक बिजनेस बनाते हैं, बड़ा बिजनेस बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बड़ा कोचिंग सेंटर बनाते हैं। 4-5 लोगों को मैंने बोला कि आप भी मेरे कोचिंग सेंटर में इन्वॉल्व हो जाओ, आप भी मेरे बिजनेस में फंड्स लगाओ, हम बड़ी अच्छी जगह लेंगे और नए कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो दैट इज, अब वो मेरी बन गई है पार्टनरशिप। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। जित हम चारों जो हैं, वी आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, वी आर ऑल्सो वर्किंग इन दी कंपनी। हम कंपनी में काम भी कर रहे हैं, हम इस पार्टनरशिप फर्म में काम भी कर रहे हैं, हमने इंप्लॉयज भी रखे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन हम भी यहां पे काम कर रहे हैं। जो भी प्रॉफिट्स आएंगे हमारे, वो सारे के सारे प्रॉफिट जो हैं वो हम चारों को मिलेंगे। जितने भी प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किए, वो हम सारे प्रॉफिट्स हम चारों को मिलेंगे। और उसके बाद अगर बिजनेस के नाम पे हम कुछ लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते। यहां पे भी कोई भी एसेट अगर परचेज करना है तो वो पार्टनर्स के नाम पे ही हम एसेट परचेज कर सकते हैं। कि अगर मैंने मान लो एक बिल्डिंग परचेज करी, तो ये नहीं आएगा कि पार्टनरशिप के नाम पे वो बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग वुड बी ऑन द नेम ऑफ 4 पार्टनर्स, कि चारों पार्टनर का उतना शेयर उस बिल्डिंग में है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यहां पे भी कल को अगर ये लोन रीपे ना कर पाए, तो यहां पे भी हमारी होती है एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और दूसरा यहां पे भी नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हमारी नहीं होती। ठीक है, ये होता है पार्टनरशिप। सारे के सारे प्रॉफिट्स इनको आएंगे, और जितने लॉसेस है वो भी ये बियर करेंगे, और कंपनी जो है वो ये भी चलाएंगे, थोड़े इंप्लॉयज भी चलाएंगे। कल को कंपनी में कुछ भी इशू हुआ या पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी हुआ, दे कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल। और गवर्नमेंट की नजरों में सारा काम ये कर रहे हैं, ये अलग से कोई रजिस्टर्ड है ही नहीं। This is called partnership. So these are arrangement between individuals to carry on business in common view to earn profits. A partnership, however, involves obligation to others, and so a partnership is usually governed by a partnership agreement. कि partnership के लिए वो एक agreement बनाते हैं, just एक agreement बना लिया, लेकिन ये नाम, ये firm कहीं पे भी अलग से register नहीं कराई, ये firm कहीं भी अलग से register नहीं कराई। आगे पार्टनरशिप फर्म को भी रजिस्टर कराया जा सकता है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके बारे में मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा, इसके बारे में मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, वो जब हम कंपनी के बारे में जान लेंगे। अभी मुझे बताओ, इन दोनों में किसी को कोई भी डाउट कि सोल ट्रेडर और पार्टनर में टेक्निकली क्या डिफरेंस है, या इन दोनों में कुछ भी ऐसी चीज जो किसी को पूछनी है? नो सर। ठीक है, चलो। No, sir. हाँ बोलो, निरंजन, यू हैव समथिंग टू आस्क? No, sir. No, sir. ओके, चलो। अब मैं बात करता हूं कंपनीज की। ये कॉन्सेप्ट सब बहुत ध्यान से सुनना। कंपनीज क्या होती हैं, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना। यहां पे उनको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लेट मी डू वन थिंग, मैं पहले वैसे ही तुम सबसे पूछता हूं, जस्ट टू लेट माई सेल्फ नो कि तुम्हें कंपनीज के बारे में कितनी नॉलेज है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुमसे पूछूं किसी से भी, व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी क्या होती है? निरंजन, सिमरन, तालहा, विशाल, या Where सिमरन? people come together to work with the aim to make profit. वो तो पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप का भी यही पर्पस है ना, व्हेन मोर देन वन पर्सन join hands together with a common viewpoint to earn profit. So what's the difference between a company and a partnership? चलो, सो होता क्या है इन दोनों केसेस में, मैंने तुम्हें बताया था
अगर मान लो ये हमारी गवर्नमेंट है, ये है हमारी गवर्नमेंट, ये है हम, अब चाहे एक पर्सन है, ये है सोल ट्रेडर, ये तीनों है पार्टनर्स। मैंने बताया था कि ये भी एक बिजनेस कर रहा है, ये भी एक बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट में कहीं पे भी किसी भी तरीके से रजिस्टर नहीं कराया। तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा, इस बिजनेस के लिए दीज पर्सन आर लायबल, तो गवर्नमेंट इस बिजनेस के लिए इन लोगों को पकड़ेंगे कि इस पार्टनरशिप के लिए इनको पार्टनर्स को पकड़ा जाएगा, इस बिजनेस के लिए ओनर को पकड़ा जाएगा। दैट इज कि इनको हमने एक अलग से कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। अब तीसरे कुछ लोग आए, इन्होंने क्या बोला कि यार हम कोई ऐसा काम करते हैं, हम कोई ऐसा बिजनेस एंटिटी स्टार्ट करते हैं जो हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करा लें, हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करा लें। तो उस केस में क्या हुआ, इन तीनों ने हाथ मतलब दे ऑल कम टुगेदर, उन्होंने कुछ कुछ पैसे लगाए, कुछ कुछ पैसे लगाए। जैसे ये प्रोसेस में तुम्हें बताता हूं देसी तरीके से, जैसे माँ बाप का एक बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन, उसको बोला जाता है एक नेचुरल पर्सन। वैसे ही जो भी लोग मिलके अपना काम करते हैं और वो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी एक तरह से उन सबका एक बच्चा होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करते हैं, एक आर्टिफिशियल बंदा बनता है। इसको पूरा, जैसे हमें एक नेचुरल पर्सन को डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही कंपनी को मिलता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कि इस डेट से ये बच्चा पैदा हो गया है, इस डेट से ये कंपनी स्टार्ट हो गई है। ये जो कंपनी होती है, इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अब तुम कहोगे कि सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, इन्होंने बस ये कंपनी रजिस्टर करा ली, काम तो यही कर रहे हैं, तो काम तो यही कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यहां पे भी तो इन्हीं तीनों को पकड़ेगी। होता क्या है, दीज आर शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पैसे लगाते हैं। अब कंपनी चलाने के लिए, जैसे मैं तुम सबको बता दूं एग्जांपल, जब एक बच्चा होता है, जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तक क्या होता है, पेरेंट्स उसका ध्यान रखते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो जॉब करता है, जब वो जॉब करता है तो गवर्नमेंट का उनके माँ बाप से कोई रिलेशन नहीं रहा, गवर्नमेंट का सारा रिलेशन उस अलग बच्चे से होता है कि कल को कुछ भी इशू हुआ तो उस बच्चे को पकड़ा जाएगा। यही सेम चीज कंपनी के केस में होती है कि कंपनी में कल को कुछ भी हुआ तो गवर्नमेंट कंपनी को पकड़ेगी, उसके ओनर्स को नहीं पकड़ेगी। कंपनी कंपनी को सॉरी गवर्नमेंट कंपनी को पकड़ेगी, उसके ओनर्स को नहीं पकड़ेगी। नाउ यू मस्ट वंडर कि कंपनी को पकड़ेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ओनर्स तो यही है ना, यही तो कंपनी चला रहे हैं। नहीं, कंपनी के केस में जब भी गवर्नमेंट कहती है अगर आपको हमारे पास कोई कंपनी रजिस्टर करानी है, जैसे फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में रूल होता है कि अगर कोई भी हमारा बच्चा है, अगर पेरेंट्स उस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करो जो उस बच्चे का ध्यान रखे। जैसे वो वहां पे होम स्कूल थे बच्चों के, कि वहां पे बच्चे जाके पढ़े, एक प्रोफेशनल, हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को जो प्रोफेशनल उसका ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में। वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए इनको बोला जाता है कि आप कंपनी नहीं चलाओगे, आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जो ये कंपनी चलाएंगे। तुम कंपनी नहीं चला सकते, तुमने सिर्फ इसमें पैसे लगाए हैं। हमारे पास एक नया बच्चा क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा तो इसका ध्यान जो है वो तुम नहीं रखोगे, तुमने पैसे डाल दिए ठीक है, लेकिन इस कंपनी को प्रोफेशनल लोग चलाएंगे विच आर कॉल्ड एज डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये सारे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा खड़ा होकर डायरेक्टर बन जाएगा कंपनी का। डायरेक्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट होता है, कुछ होता है, एक फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट को उसको सबमिट करना पड़ता है हर डायरेक्टर को कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ है, ऐसे वैसे है। तो वो सब चेक होने के बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ डिन नंबर टू ऑल द डायरेक्टर्स विच इज कॉल्ड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर दिया जाता है हर डायरेक्टर को जिसमें उसकी सारे स्किल्स लिखे जाते हैं। तो जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करेंगे, उस कंपनी को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तुम सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हमने बहुत जगहों पे देखा है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी चलाते हैं। तो वो हो सकता है क्योंकि यही शेयर होल्डर डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर भी है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी।
तो हम अभी ये मान के चलेंगे पूरी F3 पूरी स्टडी में कि शेयर होल्डर्स डू नॉट रन द कंपनी, दे आर जस्ट द पर्संस हु हैव इन्वेस्टेड मनी टू ओपन ए कंपनी, लेकिन कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं। तो जब डायरेक्टर्स ये कंपनी चलाएंगे तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट होगा इस कंपनी पे कि हाँ ये कंपनी डायरेक्टर्स चला रहे हैं, तो यहां पे कुछ भी फ्रॉड नहीं हो सकता। कल को कोई भी इशू आया तो इस कंपनी के ऊपर बात आएगी, इसके डायरेक्टर्स के ऊपर बात आएगी, इन तीनों के ऊपर बात नहीं आने वाली। कल को कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई तो इन तीनों के ऊपर बात नहीं आने वाली, बात किस पे आएगी? कंपनी पे और उसके डायरेक्टर्स पे। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को बनाना होता है, ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसमें काफी फीस लगती है, लेकिन इसके सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि वंस यू मेक द कंपनी, तो जो फॉरेनर्स होते हैं, या तुम किसी से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, या तुम बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो कंपनीज को बड़ा इजीली लोन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। चला ये नहीं रहे हैं, चला जो रहे हैं वो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, तो उनको लोन भी इजीली मिल जाता है, उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फंडिंग भी मिल जाती है, लोग इन्वेस्ट भी कंपनी में ज्यादा करते हैं। दैट्स वाई आज की डेट में अगर कोई तुमसे पूछता है कि अगर आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए या आपको बहुत ज्यादा लोन लेना है, विच वन इज द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, इट वुड बी स्टार्टिंग अ कंपनी। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, बट एक बार तुमने कंपनी बना ली तो उसके बाद तुम्हें बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। अब कंपनी में भी क्या होता है, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, दीज आर नॉट दी ओनर्स, ये ओनर्स नहीं है, डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब तुम कहोगे सर सुंदर पिचई जो है वो गूगल का सीईओ है, तो क्या वो गूगल का ओनर हो गया? नहीं, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, उसको कंपनी से बहुत हाई सैलरी मिल रही है, बट सुंदर पिचई इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ, सुंदर पिचई ने कुछ गूगल के शेयर्स भी लिए हुए हैं, तो ही इज डायरेक्टर ऑल्सो एंड ही हैज purchase some shares also, तो that's why he can be called as shareholder and owner, उसको बोला जा सकता है। बट वैसे as a position CEO he is the director of the company। तो ये एम्प्लॉय होते हैं। कंपनी में भी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है इन सारे शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो है वो मिलता है। ठीक है, ये है गाइस कंपनी का स्ट्रक्चर। तो कंपनी के केस में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इज अ सेपरेट पर्सन, तो कंपनी के केस में जो हमारी तीन टर्म्स आती हैं, पहली आती है इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया गया है। दूसरा इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट की नजरों में ये एक अलग बच्चा है, इसके सारे एक्ट्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग ओनर इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तीसरा इसमें हमारा, अब तुम कहोगे सर ऐसी बात है, तो ये चलो बात आपने सही बोली है, ये लास्ट बैच में कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछी थी कि सर उस केस में इंडिविजुअल तो चलो साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, कंपनी कैसे साइन करेगी? तो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स भी साइन कर सकते हैं, डायरेक्टर साइन करते हैं। दूसरा क्या होता है, हर कंपनी की ना एक कॉमन सील बनती है, कॉमन सील, कॉमन सील क्या होती है? एक राउंड स्टैम्प बनती है, ये हर कंपनी की अलग होती है, एंड दिस एक्ट्स एज अ कंपनी सिग्नेचर, हर कंपनी की एक कॉमन सील बनती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, इस केस में ओनर की होती है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब ये जो ओनर्स हैं इन्होंने कंपनी में पैसे डाले हुए हैं, ठीक है ना, इन सब ने कंपनी में पैसे डाले हुए हैं। तो अब पॉइंट ये है, कल को कंपनी पे अगर बहुत ज्यादा लोन चढ़ गया और कंपनी वो लोन रीपे नहीं कर पाई, तो क्या इनका पर्सनल घर बिक सकता है? नहीं, इनका घर नहीं बिक सकता। हाँ, ये हद से हद ये होगा, जितने पैसे इन्होंने कंपनी में लगाए हुए हैं वो पैसे इनको कभी वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनके अपने पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। दैट्स वाई इंडिया में जितने भी बड़े लोग फ्रॉड्स करते हैं, उनका पहला टारगेट होता है कि हमें कंपनी बनाए ताकि हमारे पर्सनल एसेट्स पे बात ना आए। तो आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अ लिमिटेड लायबिलिटी, ये होती है गाइस अ कंपनी। अब अच्छे से इसको समझो कंपनी क्या होती है, ठीक है? कोई डाउट है किसी को भी मुझसे प्लीज पूछो, फिर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। और यहां पे एक और चीज, ओनरशिप
इज डिफरेंट, क्योंकि ओनरशिप कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, और इट इज रन बाय डायरेक्टर्स। ओनर होते हैं शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसे लगाते हैं, और कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स, ओनर्स कंपनी नहीं चलाते। देखो, समझो कॉन्सेप्चुअली। कोई भी छोटा मोटा डाउट भी किसी को है तो मुझसे पूछो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिमरन एंड निरंजन, एक बात मुझे तुम दोनों से पूछनी है। जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसके कंपैरिजन में ये वाली क्लास बेटर है, एज इन लाइक ब्लरनेस में और सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड, आई विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। चलो, कोई भी डाउट? हाँ, यस विशाल, पूछो। विशाल, आई थिंक तुम्हें ना अपने माइक को एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, अपने अगर तुम फोन में या लैपटॉप पे हो, यू माइट नीड टू गिव एक्सेस टू योर माइक। यू कैन ऑल्सो टाइप। तुम विशाल मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट बना के भेज दो जल्दी से, F3 के ग्रुप में ना व्हाट्सएप पे वॉइस नोट बना के भेज दो। चलो, लेट्स मूव फर्दर गाइस। किसी को कोई डाउट नहीं है? बाकी विशाल, आई थिंक अभी ही इज नॉट एबल टू, अच्छा ही इज टेलिंग समथिंग गाइस। चलो गाइस, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, विशाल का डाउट आएगा मैं तभी लेता हूँ जैसे ही ग्रुप में आता है। तो गाइस, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना अभी कंपनी के बारे में, कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ऑल, सब कुछ एक गवर्नमेंट की नजरों में अलग बच्चा होता है। एग्जैक्टली सेम चीज होती है हमारी एलएलपी। एलएलपी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एग्जैक्टली वही होता है कि कंपनी बनाने की बजाय जो पार्टनर्स होते हैं, कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स अपनी फर्म को गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और वो एग्जैक्टली वर्क एज अ कंपनी। जैसे कंपनी होती है, एग्जैक्टली वैसा ही होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी के केस में वो होते हैं शेयर होल्डर्स, यहाँ पे दीज पर्संस विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनर, बट इनकी होगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये काम कर सकते हैं, जैसे कंपनी के केस में शेयर होल्डर काम नहीं कर सकते, एलएलपी में ये काम कर सकते हैं, बट तुम्हारे को इतना डिटेल में एलएलपी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ अगर कंपनी पे केस हो जाए एंड अगर केस हो भी जा रहा है तो वो एक पे जाएगा या ऑल स्टेक होल्डर विल बी गिल्टी फॉर इट? देखो विशाल, तुम्हारा जो डाउट है, अगर कंपनी पे कोई केस होता है ना, तो सबसे पहले तो कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स है उन पे बात जाती है। जितनी भी जो एक कंपनी है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले इन पे बात जाएगी। ठीक है, ये जो कंपनी को चलाते हैं, इन पे बात जाती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के ऊपर कभी भी बात नहीं जाती, अनटिल एंड अनलेस शेयर होल्डर कोई ऐसा है जो मेजर है, जिसने शेयर्स में कुछ फ्लक्चुएशन करी है, जिसके पास सबसे मेजर स्टेक है, और जो कंपनी से किसी तरह से उसका लिंक भी है।
अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी, अब हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने लेट से एबीसी कंपनी के शेयर्स लिए हो। कल को कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया तो ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट मेरे पास आ जाएगी कि आप शेयर होल्डर हो, हाँ भाई आप भी जेल जाओगे। ऐसा नहीं होता, हमारे ऊपर बात नहीं आएगी। कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के इंप्लॉयज पे बात आ सकती है। ऐसा शेयर होल्डर्स के ऊपर बात नहीं आती। बट वो शेयर होल्डर्स जिनका कोई स्पेसिफिक कंपनी से रिलेशन है, जैसे कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर भी है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 70% होल्डिंग है कंपनी की, दैट मीन्स जिसका मेजर इंपैक्ट जो वो बोल दे, क्योंकि वो ओनर है। और कंपनी जो काम करती है वो किसके लिए करती है? ओनर के लिए। कंपनी में जो प्रॉफिट आता है वो किसका होता है? ओनर का। कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्टर्स का नहीं होता है, इनको सैलरी मिलती है। ये सारे जो काम करते हैं दे वर्क फॉर ओनर। तो जिस ओनर के पास सबसे ज्यादा शेयर्स है, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी में जो डिसीजंस भी लिए जाते हैं, डिसीजंस में शेयर होल्डर को भी बिठाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए होंगे। मेरे पास जिस कंपनी के शेयर्स हैं, जब भी कंपनी की कोई मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में मुझे, मतलब ऐसा ये नहीं है कि मेरे को वहां बुलाया जाता है क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, उन सबको ऑनलाइन ईमेल पे आता है ऑप्शन कि आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कंपनी के डिसीजंस में अपना यस और नो स्टेक दे सकते हो। तो जिसका मेजर कोई रोल है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, वैसे शेयर होल्डर्स के ऊपर कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं आता, डायरेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। ठीक है विशाल? यू कैन टाइप ऑल्सो। ठीक है, चलो। सो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है गाइस? सो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस मींस दैट business debts and the personal debts of business owner, that is shareholders, are legally separate. The shareholder cannot be sued for the debts of the business unless they have some personal guarantee. जब तक उनकी कोई पर्सनल गारंटी, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तब तक उनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आ सकती। तो इन तीनों में से सबसे इजी फॉर्म कौन सा है काम करने का? दैट इज सोल ट्रेडर। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई है, क्या? ये मैं तुम्हें ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बाद में पढ़ लेना। एक चीज छोटी सी, क्या? फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस ऑल द एंटिटीज आर सेपरेट। मैंने बताया था सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी में फर्क है। सेपरेट एंटिटी मतलब अकाउंटिंग हम सिर्फ बिजनेस की करते हैं, ओनर की पर्सनल अकाउंटिंग हम नहीं करते, दैट इज सेपरेट एंटिटी। चाहे सोल ट्रेडर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, अकाउंटिंग तो हम कंपनी की ही करेंगे, पर्सनल ओनर की नहीं करेंगे। इट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये अलग से रजिस्टर है या नहीं। अब एक काम करोगे सारे, फटाफट से एक बार ये पैराग्राफ पढ़ो, यू नीड टू रीड दिस। अब यहां पे एक चीज तुम्हारे को छोटी सी बताई हुई है, क्या? हर कंट्री के अंदर कंपनी रजिस्टर करने का तरीका अलग होता है। तो यहां पे इन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है, एज पर यूके हमें बताया हुआ है। जैसे मैंने इंडिया में तुम्हें बताया था कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका है कि कंपनी बनाने का क्या है। वो एक बार तुम पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो एक बार अच्छे से, उसके बाद ये भी रीड कर लो, फिर मैं तुम्हें फटाफट से समझाता हूँ एंड देन विल मूव फर्दर। कोई भी डाउट हो इसमें पढ़ लो, फिर मुझसे पूछना, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
पढ़ लिया गाइस सबने? प्लीज Yes. सारे बताओ। यस सर। सर चलो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी को रजिस्टर करने का तरीका क्या होता है, तुमसे आज सच ये डिटेल में नहीं पूछा जाएगा बट पता होना चाहिए। पहला है, फॉर इन द यूके देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी दैट इज टू बी रजिस्टर्ड एट कंपनीज हाउस। जैसे इंडिया में होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंडिया में होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड यूके में इट इज कंपनी हाउस, जहां पे हर कंपनी रजिस्टर की जाती है। कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है जो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ता है। ये होता क्या है डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बताता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब इसके अंदर कंपनी के बारे में ये लिखा जाता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के ऑफिस कौन कौन है, कंपनी के सिग्नेटरी कौन है, बेसिकली कंपनी का एक बेस बताया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी का इन डेप्थ बताया जाता है कि कंपनी ने स्पेसिफिकली ये काम करना है और कोई काम कंपनी नहीं कर सकती, ऐसी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताई जाती है। इन अ कंपनी at least have one director. For public limited company is called as PLC. PLC जहां पे भी लिखा होगा it means it is a public limited company. अभी पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो सब कुछ तुम्हारा F1 में कवर होगा। ये पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, वो सारा तुम्हारा F1 का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ इतना डेप्थ में उसको जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि देयर शुड बी वन डायरेक्टर नॉर्मली, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देयर शुड बी टू डायरेक्टर्स। तो एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए एंड डायरेक्टर मे बी अ शेयर होल्डर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर हमेशा शेयर होल्डर होना चाहिए, इट कैन ऑल्सो बी अ शेयर होल्डर, बट इट्स नॉट लाइक कि उसको शेयर होल्डर होना ही चाहिए। दूसरा, इट शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर सबमिशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मतलब हर कंपनी को अपनी बुक्स बनानी होती हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बना के हर साल उनको गवर्नमेंट को रजिस्टर करानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सबमिट करानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। दिस इज मैंडेटरी फॉर देम, फॉर अ कंपनी टू प्रोवाइड बुक्स। सोल ट्रेडर और पार्टनर के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे रजिस्टर ही नहीं है। हैव इट्स फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटेड ओनली फॉर लार्जर कंपनीज। कंपनीज की जो बुक्स होती हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनका ऑडिट भी होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर है तुम्हारा, सॉरी पूरा सब्जेक्ट है F8 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तुम ये पढ़ोगे सारा आगे जाके। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी बुक्स बनाती हैं दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ही कंपनी की बुक्स बनाते हैं, ये भी तुमने अभी आगे पढ़ना है। अब डायरेक्टर्स कंपनी की बुक्स बनाते हैं, तो जो शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, उनको ही थोड़ा सा एक ट्रस्ट नहीं होता कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर ने अपनी सैलरी खूब ज्यादा बढ़ा ली, डायरेक्टर ने कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अपने रिलेटिव्स के साथ कर ली, सेल परचेज, डायरेक्टर्स कुछ घपले कर रहे हैं कंपनी में, डायरेक्टर्स ने प्रॉफिट और लॉस में कुछ घपले करे हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो एक ACCA को अपॉइंट करेंगे। इंडिया में इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूके में इट इज ACCA। वो एक ACCA को अपॉइंट करेंगे। क्या उसको बोला जाएगा कि आप इस कंपनी में जाओ एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, यू हैव फुल अथॉरिटी। आप इन्होंने जो बुक्स बनाई है डायरेक्टर ने, उसका ऑडिट करो, इन डेप्थ चेकिंग करो कि सारी बुक सही बनी है कि नहीं बनी, प्रॉपर एविडेंस हर चीज का है कि नहीं, कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई चीज गलत तो नहीं बोली जा रही, ये बुक्स बिल्कुल सही है कि नहीं। इस चीज के लिए ACCA को अपॉइंट किया जाता है एज अ ऑडिटर। ऑडिटर बताता है चेक करके कि ये बुक सही है कि नहीं। इसके बारे में सारी डिटेल तुम F8 में पढ़ोगे, ठीक है। तो दैट इज, और ये जो ऑडिट है ये हर कंपनी को नहीं कराना, ये लार्जर कंपनीज को कराना होता है। अब लार्जर की कैटेगरी में कौन सी आती है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट, बट ऑडिट का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा, जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स कंपनी के बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सब कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं अपने शेयर होल्डर को। डायरेक्टर्स जब भी कंपनी की बुक्स बनाएंगी, वो बुक्स बना के दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू दी ऑल शेयर होल्डर बिकॉज दे आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर है सबको? ये Yes. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं,
ये बहुत चीजें ऐसी होती हैं, काफी बच्चों को नहीं पता होती चीजें, बट ध्यान रखना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेस पे तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं कि सर ये चीज तो हमने F1 में पढ़ी थी, F3 में कैसे आ गई, ये चीज तो हमने F2 में पढ़ी थी, F3 में कैसे आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हर चीज ये जो है कवर्ड होती है, हम बस ध्यान नहीं देते। बस तुम्हें अभी एक दो बार पढ़ना है, ये आज इस बार रिवाइज करना है। एट द टाइम ऑफ रिवीजन ये सब कुछ इतना डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें वैसी लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी एक एक्टिविटी है। सो यू आर 4 स्टूडेंट, एक्टिविटी में 5 है, एक मैं कर दूंगा। फटाफट से सारे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दो, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ का मुझे आंसर बताओ। करो सारे। यू कैन टाइप, you can speak as you feel comfortable. चलो फर्स्ट का आंसर मुझे देगा ताला। ताला मुझे फर्स्ट का आंसर दो, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू। Shareholder receive annual accounts prepared in accordance with legal and professional requirement. Absolutely right, ये ट्रू है। शेयर को बुक्स मिलती हैं एज पर प्रॉपर फॉर्मेट मिलती हैं। गुड। नेक्स्ट, the accounts of limited liability company are sometime filed with the registrar of companies. इसका आंसर मुझे देगा निरंजन। निरंजन बताओ ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। जोर से बोलो। फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। फॉल्स। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों क्यों फॉल्स है बताओ। ये समटाइम्स नहीं करता है ना फिर। समटाइम्स नहीं करता है, एवरी टाइम करता है। या परफेक्ट। चलो थर्ड, एम्प्लॉइज ऑलवेज रिसीव कंपनीज अकाउंट्स एंड एम्प्लॉय रिपोर्ट। विशाल। फॉल्स। परफेक्ट। क्यों? एम्प्लॉइज नॉट ऑलवेज, एम्प्लॉइज को देना ऑलवेज जरूरी नहीं है। हाँ, जब वो चाहे तब उनको मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार इनको कंपनी की जो बुक्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, हर बार इनको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी ऐसा नहीं है। जब इनको चाहिए होगी तब मिल सकती है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर बार हम इनको इनकी जो बुक्स है वो प्रोवाइड करें। तो पहले वाला हो गया हमारा ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, थर्ड वाला फॉल्स। सिमरन फोर्थ, इट्स बिट डिफिकल्ट, लेट्स सी इफ यू गिव इट राइट और रॉन्ग। False. सिमरन आई कांट हियर यू। False. फॉल्स। व्हाई? क्योंकि सप्लीमेंट्री डिटेल बोली गई है। सप्लीमेंट्री डिटेल का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डेप्थ। तो होता क्या है वैसे, इट्स रियली गुड दैट यू गिव द राइट आंसर एंड इट वाज क्लियर, तुम्हें आंसर पता था, बट ये जनरली नहीं पता होता किसी को। जब भी हम टैक्स अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन कंपनी की देते हैं, हमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो, सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स देनी होती है। ठीक है, तो होता क्या है, इनकम टैक्स वाले अगर उनको लगता है हमारी बुक्स ठीक है तो वो ओके कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी बुक्स गलत है तो फिर वो हमसे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मंगाते हैं,
कि हमें लग रहा है आपने बुक्स में कुछ फ्रॉड करा है, ये हमें डिटेल ला के दो। तो टैक्स अथॉरिटीज रिसीव्ड एज मच सप्लीमेंट्री डिटेल एज दे नीड टू असेस देम टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट। नहीं, हम उनको इंफॉर्मेशन, पहली बात इसमें दो चीजें गलत है। पहला, हम उनको इंफॉर्मेशन नहीं देते प्रॉफिट निकालने के लिए, हम प्रॉफिट खुद निकालते हैं, उसके ऊपर टैक्स खुद बनाते हैं। वो सिर्फ चेक करते हैं, कुछ फ्रॉड लगा तो मंगाते हैं, बट ऐसा नहीं है हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज को देते हैं। एब्सोल्युटली राइट। चलो, फिफ्थ का आंसर मुझे देगा विशाल। ट्रू और फॉल्स विशाल? फॉल्स, ओके। इसका आंसर जो है गाइस दैट इज ट्रू। व्हाई दिस इज ट्रू? बैंक्स frequently require more information than supplied in the financial accounts when considering application for loans and overdraft facility। बहुत ध्यान से लाइन को पढ़ो, प्रैक्टिकली समझो। हमने हर चीज को ऐसा नहीं करना कि हमने इंफॉर्मेशन दे देनी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बैंक को रिक्वायर होती है मोर इंफॉर्मेशन देन इज सप्लाइड, जितनी हमने उनको ये तीन चीजें दी हैं। अगर बैंक को हमें लोन देना है तो बैंक खाली इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हमें लोन नहीं देगा। बैंक को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल चाहिए हो सकती है जो बैंक हमसे मंगाएगी। तो banks frequently require more information than is supplied in the published accounts when considering application for loan and overdraft facility। It's a very general line। इसका जो हमने पढ़ा है उससे डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर बैंक को किसी भी पर्सन को लोन देना है तो उस केस में अपार्ट फ्रॉम जो बैंक को हमने सिंपल अपनी 3 बुक्स दी हैं, उनको और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है। सो दिस इज ट्रू। इन सब में गाइस किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। चलो, लेट्स मूव फर्दर। अब आता है गाइस हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं। जब आगे रिवीजन करोगे इस चैप्टर की, एक बार इसको बस पढ़ लेना, जस्ट प्लेन रीड, यू नो दी कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नेंस। अब गाइस गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस को अभी के लिए यू कैन सिंपली लर्न एज लाइक डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी चलाने के लिए। सो गवर्नेंस आर दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिनको मैं अभी के लिए तुम्हारे को बोलूंगा डायरेक्टर्स। अभी के लिए आई यूज द टर्म डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पे कुछ चीजें जो कुछ डाउट्स आते हैं, काफी लोगों के माइंड में डाउट्स आते हैं, वो क्या है? देखो, ये है कंपनी, ये है इसके शेयर होल्डर, लेट से 3 शेयर होल्डर है, ये है कंपनी, और इस कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं। ये 5 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। एक फाइनेंस डायरेक्टर है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। कंपनी के जो अकाउंट्स बनेंगे, उन अकाउंट्स को बनाने के लिए, ये है कंपनी के अकाउंट्स, उन अकाउंट्स को बनाने की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो होगी कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर की। He will be responsible for the financial statements of the companies। अब होगा क्या? अब ही इज द डायरेक्टर, वो थोड़ी कंपनी की बुक्स बनाएगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। तो वो क्या करता है फाइनेंस डायरेक्टर? उसने अपने अंडर काफी सारे लोग रखे हुए हैं जो ये बुक्स जो है उनको बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, बुक्स में एडजस्टमेंट करते हैं, सब कुछ ये लोग करते हैं। कंपनी में इन बुक्स में कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी गड़बड़ होगी, कि किसी ने कोई बहुत तगड़ा फ्रॉड करा था, तो उस केस में ध्यान से सुनना, तो उस केस में ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट को, या फिर फाइनेंस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? बताओ गाइस, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे?
तालहा दोबारा बोलो एक बार। एक्चुअली जब तुम माइक ऑफ करके ऑन करते हो ना, इट टेक्स 1 सेकंड उसको अपडेट होने में, तो मेरे को ठीक से सुनाई नहीं देता। सर कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ओके, एक सेकंड, मैं ना अपना नेट भी चेंज करता हूँ। आई थिंक नेट थोड़ा सा इशू कर रहा था अभी। या सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि कंपनी में एक फाइनेंस डायरेक्टर है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स। फाइनेंस डायरेक्टर का काम होता है बुक्स बनाना, शेयर होल्डर का काम नहीं होता कंपनी की बुक्स बनाना। इसने क्या किया, कुछ लोग अपने अंडर हायर कर लिए और उनको हायर किया कि तुम कंपनी की बुक्स बनाओ। कल को इस बुक्स में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी, फाइनेंस डायरेक्टर को या इस इन एम्प्लॉयज को? डायरेक्टर, Finance. फाइनेंस डायरेक्टर। डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर। परफेक्ट। कंपनी जो हो, गवर्नमेंट जो होगी, गवर्नमेंट पकड़ेगी फाइनेंस डायरेक्टर को। ही कैन नॉट रन अवे बाय सेइंग कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैंने तो अपना काम इनको दे दिया था, अब इनको जेल भेजो। नहीं, ही इज रिस्पॉन्सिबल। साइनिंग इसकी होती है अकाउंट फाइनलाइजेशन होने में, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये इनको जॉब से निकाल दे, कुछ कर दे, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की नजरों में दिस पर्सन डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल बुक्स बनाने के लिए। तो दैट इज गवर्नेंस, कि दो चार्ज विद गवर्नेंस लाइक जिसको हमने अपॉइंट किया था बुक्स बनाने के लिए ऑफ द कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अब एक टर्म आती है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वैसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा जो है ये सारा F1 में पूरा चैप्टर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है वे बाय विच कंपनी रन्स, कंपनी को हम किस तरीके से चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल पे दे रहा हूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं करना हमें ये, क्योंकि ये F1 का टॉपिक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, अब जैसे हम हैं शेयर होल्डर्स, हमने बनाई कंपनी, कंपनी में बनाए हमने 5 डायरेक्टर्स रखे, हमने अपॉइंट किए। ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं हमारे, इसमें से ये भी बुक्स बना रहे हैं, वो बुक्स ये भी बना रहे हैं, वो बुक्स ये भी बना रहे हैं, कभी कभार ये भी बुक्स बना रहे हैं। परचेज के टाइम पे सारे अपने अपने काम करे जा रहे हैं, ये भी परचेज में आ रहे हैं, ये भी परचेज में आ रहे हैं, ये भी परचेज में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो कंपनी है ये अच्छे से नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टर्स की कोई फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है अच्छा तरीका कंपनी को चलाने का। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया फाइनेंस डायरेक्टर, कि जो भी फाइनेंस का काम है वो सारा तेरे को देखना है, कोई और उसमें हाथ नहीं डालेगा। इसको मैंने बना दिया सारा सेल्स डायरेक्टर या प्रोडक्ट डायरेक्टर, कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो होगा उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ तेरे को देखना है। ऐसे मैंने सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। प्लस जिन बच्चों ने F1 पढ़ा हुआ है उनको शायद पता होगा, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आता है NED और ED। ईडी होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, NED होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। इनका भी एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए हमारे डायरेक्टरशिप में, ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। तुम्हें ज्यादा डेप्थ में ये चीज नहीं करनी, बिल्कुल सोचना भी मत, जस्ट टेलिंग यू दिस इज अ टॉपिक ऑफ F1। दिस इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। So corporate governance is the system by which companies and other entities are directed and controlled. A good corporate governance is important because owners of the company and people who manage the company are not always same, which leads to conflict of interest. ओनर बोलता है कि मेरे को खूब प्रॉफिट चाहिए, डायरेक्टर्स बोलेंगे हमें खूब सैलरी चाहिए। तो उस केस में कैसे उस चीज को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, के जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एज पर यूके कंपनीज एक्ट 2006 में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं। एज सच बहुत डेप्थ में लर्न नहीं करनी, सिर्फ एक बार वैसे ही पढ़ना है। क्या? एक्ट विद इन देयर पावर, जो डायरेक्टर की पावर है उसी में काम करना। प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के सक्सेस के लिए काम करना है रादर देन अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, के जब भी कंपनी में कुछ भी इशू हो अपनी इंडिपेंडेंट सोच, अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन लो रादर देन बायस। किसी की तरफ भी बायस नहीं होना कि दूसरा डायरेक्टर अगर कुछ भी गलत कर रहा है कि यार वो दोस्त है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। रीजनेबल स्किल केयर एंड इंटेलिजेंस, कि जो भी कोई काम कर रहे हो अपने पूरे स्किल्स लगा के, जो तुमने पढ़ा है आज तक, जिस वजह से तुम डायरेक्टर हो,
वो सारी चीजें यूज करके अपना काम करो। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोशिश करो कि कंपनी में कोई फाइट ना हो। दीज आर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ ऐसे जिसमें खास नहीं है। प्लस ये कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक तरह से जनरल है। इन द एसेंस, law should encourage long termism and regards for all stakeholders by directors, and that stakeholder interest should be pursued. चलो इसको छोड़ो। Simply the duty director should consider, ये general duties हैं directors की। These are very basic general duties जो सारे directors को follow करनी चाहिए। पहला, the consequences of decision in long term, कभी भी डायरेक्टर को शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ये वैसे F1 में मैं देता हूं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में हमने डायरेक्टर को बोला, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को बोला कि अगर कंपनी में खूब प्रॉफिट्स होगा तो मैं डायरेक्टर को खूब हाई कमीशन दूंगा। अगर कंपनी में खूब प्रॉफिट्स होगा तो मैं डायरेक्टर को खूब हाई कमीशन दूंगा। डायरेक्टर ने क्या किया, प्रॉफिट्स खूब बढ़ाने के लिए उसने सेल प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर लिया, या उसने, हाँ, सेल प्राइस उसने बहुत ज्यादा हाई कर लिया। तो एक साल जो उसने सेल प्राइस हाई किया, लोगों ने सामान लिया, तब तो प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया, उसको कमीशन मिल गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर विल स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट। सेम वे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। शॉर्ट टर्म में उसको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का बहुत नुकसान होगा। तो डायरेक्टर्स को कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में सोचना चाहिए। दे नीड टू डेवलप गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, रिलेशन अच्छा मेंटेन उन्हीं को रखना है। इम्पैक्ट ऑफ कंपनी ऑन लोकल कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट, ये भी उनको ध्यान रखना है। डिजायरेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड गुड रेपुटेशन, ये भी उनको ध्यान रखना है कि कंपनी में बहुत हाई स्टैंडर्डाइज काम हो और कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनी रहे। दे नीड टू एक्ट एज फेयरली बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। सिंपल, बिल्कुल कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी किसकी होती है। टेक 5 मिनट्स गाइस, इसको तुम्हें पढ़ना है, इसके बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म, एंड देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ शॉर्ट ब्रेक फॉर 8 to 10 मिनट्स। तुम्हें तब इस ब्रेक में इसको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ हम कर चुके हैं, रीड करो। उसके बाद कोई भी डाउट है इसमें मुझसे पूछना, नहीं होगा देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।
यस गाइस, पढ़ लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सिमरन, तालहा, विशाल? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in this? सर ये गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? दोबारा बोलो तालहा। सर ये गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? दे शुड आल्सो रिपोर्ट सेकंड पैराग्राफ में। ओके, गोइंग कंसर्न। वैसे टॉपिक हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ना है, बट चलो। सो गोइंग कंसर्न क्या होता है, देखो। अब जैसे मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, ये हो लेट से तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, यू स्टार्टेड अ बिजनेस एंड तुमने कहा कि मुझे ये जो बिजनेस है ये सिर्फ 1 साल ही करना है, सिर्फ 1 साल ही बिजनेस करना है। 1 साल बाद तुम इस बिजनेस को क्लोज कर दोगे, कुछ नया स्टार्ट करोगे, दैट इज डिफरेंट। बट तुमने ये प्लान किया है, अभी हम ये नहीं बात करेंगे कि आगे तुम क्या करोगे, कुछ करना है, दैट इज डिफरेंट। बट तुमने कहा मैं सिर्फ 1 साल ये बिजनेस करूंगा और 1 साल बाद इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। तो इस सिचुएशन में जब तुम 1 साल बाद बिजनेस बंद कर दोगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की बनवाओगे, या तुम सिंपल देखोगे कि मैंने कंपनी में 1 लाख लगाए थे, तो मुझे 1 साल बाद कंपनी में अगर 1.5 लाख मिल गए तो मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया। विल यू बी इंटरेस्टेड कि तुमने किसको कितने पैसे देने हैं, कुछ देने? क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो बंद ही हो चुका है। जो पैसे देने थे वो दे दिए, जो पैसे आने थे वो आगे, जितने एसेट्स थे वो बेच दिए, बिल्कुल खत्म हो गया। तो अगर तुम्हारे थॉट प्रोसेस ये होगा कि कंपनी 1 साल में बंद करनी है, तो क्या तुम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाओगे? ताला, आई कांट हियर यू। माइक ऑन रखो अपना, कोई बात नहीं, कीप योर माइक ऑन। जब डाउट होता है ना, कीप योर माइक ऑन। हाँ ताला। सर तो रिपीट करेंगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करनी चाहिए थी? मैंने तुमसे थोड़ी ऑडियो पूछा लैग कि कर रही है अगर आपकी। मान लो तुम कंपनी बिजनेस जो है अपना सिर्फ 1 साल ही बिजनेस चलाओगे, 1 साल बाद अपना बिजनेस बंद कर दोगे, उस सिचुएशन में 1 साल बाद तुमने सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लायबिलिटीज पे कर दी, 1 लाख तुमने लगाए थे, 1.5 लाख तुम्हारे पास है। सो क्या अगर तुम 1 साल के लिए बिजनेस करोगे, विल यू बी रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज कि कितने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हैं, कितने हमारे एसेट लायबिलिटी हैं? विल यू बी इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट? नहीं, है ना? क्यों? आई क्योंकि विल मेरे नॉट को बी 1 साल काम इंटरेस्टेड। करना था। 1 साल काम करके काम ही जब बंद कर दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है किससे कितने पैसे आने। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो हम एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी विल रन फॉर लॉन्ग, कंपनी विल रन फॉर लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल, अनफोर्सीन फ्यूचर, 25, 30, 50, 100 साल, 200 साल तब कंपनी चलेगी। इसीलिए हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अगर कंपनी ने 1-2 साल में बंद ही हो जाना है, तो हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते। तो यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर शुड एक्सप्लेन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। They should also report that business is a going concern with supporting assumptions and qualification and necessary, कि उनको शेयर होल्डर को ये बताना पड़ेगा कि कंपनी आपकी जो है ये बहुत लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी अगले साल बंद होने वाली है, कंपनी में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, कंपनी बंद होने वाली है। तो दे हैव टू गिव अश्योरिटी टू द शेयर होल्डर्स कि कंपनी जो है वो एक गोइंग कंसर्न है। तो ये होती है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनी अदर डाउट गाइस किसी को? ये समझ आ गया तुम्हारे को ताला? यस सर। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है किसी को। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर गाइस। अगर कुछ डाउट है मुझे प्लीज बता देना, आई विल स्टॉप। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर। तुम्हें चैप्टर के एंड में जो समरी है इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर के बाद की डायग्नोस, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहो तो वैसे ही शॉर्ट में देख सकते हो, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी हमने सब कुछ बुक्स में से करा हुआ है।
ये सिंपल सारी डेफिनेशंस हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे जो बुक के अंदर एक्टिविटीज हैं उन सबके आंसर्स हैं। तो जब अगर तुम बुक से खुद रिवीजन करो तो अगर तुम्हें आंसर चेक करने हो तो यहां से तुम वो आंसर टैली कर सकते हो। चलो गाइस, अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये भी थ्योरी का चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है एंड छोटा सा चैप्टर है। ये आज ही की वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना गाइस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कोई भी डाउट किसी को होगा मुझसे प्लीज प्लीज पूछना। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता क्या है, देखो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैंने या हम सब ने अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। अभी मैं बात कर रहा हूं कंपनीज की, कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है जिसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जो हमें बताया है आईएफआरएस ने। आईएफआरएस ने फिक्स फॉर्मेट बताया हुआ है। तो अब ये आईएफआरएस क्या है, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। हर कंपनी अपनी बुक्स बनाती है। हाँ सर, हर कंपनी अपनी बुक्स बनाती है। हर कंट्री, अब कंपनीज हैं और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, जैसे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, दीज आर कंट्रीज। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं। अगर तुमने क्रक्स समझ लिया तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे नाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर क्रक्स नहीं समझा तो रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाएगी और बहुत दिक्कत आएगी। ये एग्जैक्ट टॉपिक तुम्हारा F2 में भी आएगा, ये एग्जैक्ट टॉपिक तुम्हारा F5 में भी है, F7 में भी है। छोटा सा टॉपिक है, हर बार एक दो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर बिजनेसमैन को, हर कंपनी को बनानी होती है। ये सारी जो हैं दीज आर कंट्रीज, दीज आर डिफरेंट कंट्रीज। अभी क्या हुआ, हर कंट्री में आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले हर कंट्री में अपने हिसाब से उनका अपना फॉर्मेट होता था। हर कंपनी में उनके अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट होता था हर एक का। प्लस उनका जो ट्रीटमेंट होता था चीजों का, कि इस चीज को ऐसे ट्रीट करना है, इस चीज को ऐसे ट्रीट करना है। तो हर कंट्री ने अपने रूल्स बनाए हुए थे, अकाउंटिंग रूल्स, कि इस चीज को ऐसे ट्रीट करो, इस चीज को ऐसे ट्रीट करो। गाइस जस्ट वन स्मॉल सेकंड, कि इस चीज को ऐसे ट्रीट करना है, इस चीज को ऐसे ट्रीट करना है। सबने अपने इंडिविजुअल रूल्स जो थे वो बनाए हुए थे। ठीक है। अब हुआ क्या, अब सिचुएशन क्या हो, ध्यान से सुनना। अब हमें पता है क्या कि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, गाइस जस्ट वन सेकेंड, सॉरी गाइस मेरी एक्चुअली डॉटर आ गई थी। तो व्हाट आई वाज सेइंग, कि हुआ क्या, हर कंट्री जो है वो अपने तरीके से अपनी बुक्स बना रही है। हर चीज का ट्रीटमेंट, कि इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको ऐसे ट्रीट करो, ऐसे हो रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटेग्रेटिंग कंट्रीज इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज इकोनॉमी। सो उसमें क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए। जैसे दीज आर बिग इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत पैसा है, वो हर कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स से यूएस में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ये है इंडिया, दिस इज इंडिया। यूएस में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में एक बंदे ने बोला, एक बिजनेस ने, ये बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं कंट्री में, उसमें से कुछ बिजनेसेस ने बोला कि हमें पैसे यूएस से हमें इन्वेस्ट कराने इंडिया के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब होगा क्या उस केस में, यूएस का जो इन्वेस्टर है वो जब इस कंपनी की बुक्स चेक करेगा, इसने कंपनी की बुक्स मंगाई, ये कैसे बनी हुई थी, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स ये बुक बनी हुई थी। उसने वो बुक मंगाई। जब वो बुक उसने मंगवाई, यूएस में अकाउंटिंग का जो तरीका था, रूल्स थे, वो अलग थे, इंडिया में अलग है। उसको कुछ उन बुक्स में से समझ ही नहीं आया। उसने कहा यार ये तो फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है, हमारे यहाँ तो फॉर्मेट अलग यूज होता है, इंडियन कंपनीज में फॉर्मेट अलग यूज हो रहे हैं। तो उसने इंडियन कंपनीज को बोला
कि अगर आप चाहते हो कि हमसे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप अपनी बुक्स को मॉडिफाई कराओ एज पर यूएस अकाउंटिंग। एज पर यूएस अकाउंटिंग आप अपनी बुक्स को मॉडिफाई करो। अब ऐसी सिचुएशन हुई, कल को हमें किसी और कंट्री से भी पैसे चाहिए थे, किसी और कंट्री में किसी और कंट्री से पैसे चाहिए थे, तो इस वजह से होने क्या लग गया कि बहुत सारी मॉडिफिकेशन होने लगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये चीज कुछ कंट्रीज के लोगों ने नोटिस करी, कुछ कंट्रीज के बहुत मेजर जो फाइनेंस के लोग थे उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि यार ऐसे ना हमारी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, छोटा सा काम है जो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हर कंट्री को हर अपनी जो बुक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग बनवानी पड़ रही है कि अगर उनको यूएस की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अपनी बुक्स यूएस के अकॉर्डिंग भी बनवाएंगी वो कंपनीज, किसी और कंट्री से चाहिए वहां भी बनवाएंगी। अगर एक कंपनी की 10 जगह ब्रांचेज हैं तो उसको 10 टाइप की अलग अलग बुक्स बनानी पड़ेंगी सारी। इस चीज को कर्व करने के लिए इन सब लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया। इन सब लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया क्या? इन्होंने बोला हम बनाते हैं IFRS स्टैंडर्ड्स। इन्होंने बोला कि हम बनाते हैं IFRS स्टैंडर्ड्स, और इन स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या होगा, इन स्टैंडर्ड्स का काम क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड एक ही तरीके की बुक्स बनाए। तो जो बुक्स का फॉर्मेट हो वो पूरे वर्ल्ड में तरीका बिल्कुल सेम हो, ये इन सब लोगों ने शुरू किया। अब ये लोग कौन थे? क्या ये यूएस के लोग थे? क्या इंडिया के लोग थे? क्या दूसरी कंट्री के लोग थे? नहीं, ये हर कंट्रीज के जो फाइनेंस के हेड्स थे उन सब ने मिलके ये चीज सोची कि हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, कॉमन स्टैंडर्ड्स जो सारे फॉलो कर सके और बार बार हर कंपनी को अपनी बुक्स चेंज ना करनी पड़े। सो दैट मीन्स अगर यूएस के लोगों ने 4 कंट्रीज में पैसे लगाने हैं तो इन चारों कंट्रीज की जो बुक्स हैं वो सेम फॉर्मेट में, सेम रूल से इसको मिले कि ये बंदा इजीली इसमें पैसे लगा सके रादर देन बुक्स को मॉडिफाई करने की। तो इन सब लोगों को बोला जाता है IFRS फाउंडेशन। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ये फाउंडेशन शुरू करी। ये फाउंडेशन के हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जो स्टैंडर्ड्स सारे कॉमन होंगे और सारी कंट्रीज में हम कोशिश करेंगे कि वो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। हालांकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि हर कंट्री ये फॉलो कर सके, क्योंकि हर चीज को करने का तरीका कुछ कंट्रीज में अलग होता है, तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने कोशिश करी कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जो सारी कंट्रीज अपने पास इनकॉर्पोरेट कर लें और इन्हीं तरीके से सारी कंट्रीज अपनी बुक्स बनाएं। सो दीज आर IFRS फाउंडेशन, और इन्होंने सोचा कि हम ऐसे कुछ IFRS स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। अब ये लोग हैं कंपनी के मेजर लोग, कंट्रीज के मेजर लोग, ये स्टैंडर्ड्स नहीं बना सकते, इनके पास टाइम नहीं इन चीजों का। इन्होंने सिर्फ ये चीज सोची। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हें मैंने ये कहानी सुनाई है, क्या ये कहानी में किसी भी बच्चे को कोई डाउट? अगर है तो बताना, नहीं है तो ऑफ कोर्स मत बोलना, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ भी है तो प्लीज मुझसे पूछो, छोटा बड़ा कुछ भी, कोई कंफ्यूजन है या कुछ? चलो, सो दिस मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स कि ये IFRS स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए और सोचा। अब हुआ क्या, इन्होंने ये IFRS स्टैंडर्ड्स बना लिए। कैसे बनाए वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन स्टैंडर्ड्स बनाता है, क्या होता है, वो सब कुछ हमें आगे बढ़ना है। इन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड्स बना लिए। अब ये जो स्टैंडर्ड्स थे, ये वाले जो स्टैंडर्ड्स थे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग, ये जो स्टैंडर्ड्स थे, ये स्टैंडर्ड्स काफी कंट्रीज ने तो एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। एज इट इज अडॉप्ट मतलब उन्होंने बोला कि जो इन स्टैंडर्ड्स में लिखा है उनकी कंट्री में एग्जैक्टली वैसी अकाउंटिंग होगी। जो इस बुक्स में लिखा है, स्टैंडर्ड्स में लिखा है, इसी तरीके से अकाउंटिंग होगी। इन कंपनीज ने एज इट इज उनको फॉलो कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि कितनी कंट्रीज है उन्होंने फॉलो कर लिया, लर्न नहीं करना है, जस्ट वैसे। कुछ कंट्रीज ने बोला, अब कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ये बोला कि देखो भाई ऐसी बात है, हम ना पूरा 100% इसको अप्लाई अपनी बुक्स में नहीं कर सकते। हम पूरा 100% अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंट्रीज में कुछ अलग स्टैंडर्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम इनका रेफरेंस लेके अपने सारे स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर लेते हैं।
बिल्कुल इसकी तरह। जो एक आधे में डिफरेंस रह जाएगा वो रह जाएगा, जो भी एक आधे में डिफरेंस रह जाएगा वो रह जाएगा, बट मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि अपनी बुक्स जो है वो बिल्कुल तुम्हारी बुक्स की तरह ही बने। छोटा मोटा डिफरेंस रह जाएगा, वो जब किसी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी उसको भी पता होगा कि एक आधा डिफरेंस है, इसका ऐसे ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो कुछ कंट्रीज ने तो आईएफआरएस आज की डेट में अडॉप्ट कर ली है एज इट इज। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसने आईएफआरएस एज इट इज अडॉप्ट नहीं करे। इंडिया में इन्होंने नाम दे दिए है इंड एएस। इंड एएस मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जैसे आईएफआरएस है, ये बिल्कुल इसकी कॉपी है, एक दो स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इन्होंने बोला कि एज पर आईएफआरएस जो आप बता रहे हो वो आप जनरल पॉइंट बता रहे हो सारी कंट्रीज का, हमारी कंट्री में वो चीज ऐसे नहीं लग सकती, हमें उसको थोड़ा सा अलग ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में उन्होंने उस चीज में चेंज कर दिया, बाकी सारे एज इट इज सेम कर दिए। सो दैट इज इंड एएस। हमें इंड एएस लर्न नहीं करना बिकॉज हम यूके अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यूके के अंदर तो आईएफआरएस ही पूरा पूरा फॉलो होता है। सो दिस इज गाइस आईएफआरएस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है कि डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, नहीं, उसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं है। डेबिट क्रेडिट रूल्स आर कॉमन, डेबिट क्रेडिट रूल्स आर कॉमन फॉर एवरी कंट्री। वो तो डेबिट क्रेडिट तो वही है, एबीसीडी रहेगा, ऐसा नहीं है इसमें ए के बाद सी आता है, इसमें ए के बाद बी आता है, वो सबके लिए कॉमन है। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक चीजों को कैसे ट्रीट करना है वो स्टैंडर्ड में बताया गया है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमारी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे हमने पढ़ी थी एसेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आईएफआरएस ने बताई है। प्लस जैसे अगर मैं बात करता हूं स्टॉक, कि स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, वो आईएफआरएस में बताया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं स्टैंडर्ड जो हम F2 F3 में पढ़ेंगे। क्या तुम्हें आईएफआरएस नंबर याद रखना है? नहीं, तुम्हें F3 में आईएफआरएस नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। कर लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है, बट लेकिन करना मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें हर आईएफआरएस का नंबर पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। हाँ, आईएफआरएस में जो लिखा है, जैसे हमने एसेट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये है हमारा आईएफआरएस का फाउंडेशन। अब बात आई जो मैंने तुम्हें बताया था आईएफआरएस फाउंडेशन। आईएफआरएस फाउंडेशन मैंने बताया था कंपनी के जो बहुत तगड़े तगड़े लोग थे, फाइनेंस के जो टॉप प्रोफेशनल्स थे, उन सब ने मिलकर आईएफआरएस फाउंडेशन बनाई। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग नहीं काम करते, ये थोड़ी स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, इनके पास टाइम नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया IASB। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने मिलकर बनाया IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने ये बनाए, इसके अंदर कुछ लोग अपॉइंट करे, कुछ लोग IASB में अपॉइंट करे, जिनको बोला कि तुम्हें ये स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, यू हैव टू प्रिपेयर, डेवलप एंड प्रोमोट स्टैंडर्ड्स। इनको बोला कि तुम्हारे को ये स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, तुम्हें ही डेवलप करने हैं, जो भी चेंजेस करनी है अपने अकॉर्डिंग वो करने हैं, और तुम्हें ही इनको प्रमोट करना है। हमने तुम्हें अपॉइंट किया है ये स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करनी है वो सब कुछ करने के लिए, इन स्टैंडर्ड्स को सारी कंट्रीज को प्रमोट करने के लिए कि सारी कंट्रीज ये स्टैंडर्ड फॉलो करें। इसके लिए दे क्रिएटेड अ बोर्ड दैट इज IASB बोर्ड। क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, ये तो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, ये कंपनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, कंपनी के फाइनेंस मिनिस्टर के राइट हैंड है, ये इनका काम नहीं होता ये स्टैंडर्ड्स बनाना। इन्होंने सिर्फ एक कमेटी बना ली, एक बोर्ड बना लिया कि तुम ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाओ, इन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करो। दूसरा, अब इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, सोचो स्टैंडर्ड्स बनाए, इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना के लोगों को दे दी। अब लोगों को स्टैंडर्ड समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है वो कैसे अप्लाई होगा, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है।
इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये वो लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व कर सके। इसके लिए इन्होंने बनाया IFRS IC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आईसी की फुल फॉर्म होता है इंटरप्रिटेशन कमेटी। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। यहां पे भी इन्होंने कुछ लोग अपॉइंट करे, कुछ लोग इन्होंने यहां पे भी अपॉइंट करे। इनको बोला कि जो भी ये स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, तुम्हें ये स्टैंडर्ड बनने के बाद रिव्यू भी करना है। ये स्टैंडर्ड रिव्यू भी करना है कि स्टैंडर्ड जो बना है ठीक है कि नहीं, लोग अप्लाई कर पा रहे कि नहीं। लोगों को गाइड भी करना है, लोगों को गाइड भी करना है कि स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई होगा। जिसको इस स्टैंडर्ड में कोई भी डाउट है, वो स्टैंडर्ड भी उसको समझाना। जिसको इस स्टैंडर्ड में कोई भी डाउट है, उसको भी इनको लोगों को गाइड भी करना है कि स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो हो सकते हैं। क्लियर है गाइस? Yes, sir. ठीक है, सो ये है हमारा IFRS इंटरप्रिटेशनल कमेटी। तो IFRS इंटरप्रिटेशनल कमेटी जिनका काम होता है स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना, लोगों को गाइड करना कि स्टैंडर्ड्स कैसे बनाने हैं, और मार्केट में देखना कि इन स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा लोगों को। तीसरा होता है हमारा, थर्ड इज, गाइस मुझे ना आई थिंक एक सेकंड दो, मेरा ना थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो अभी आई थिंक किसी को भी अगर लगे ना कि मेरे को वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है, कुछ ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो प्लीज डू लेट मी नो। थर्ड जो हमारा होता है दैट इज IFRS एडवाइजरी काउंसिल या IFRS AC, दैट इज IFRS एडवाइजरी काउंसिल। अब हुआ क्या, चलो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, ये स्टैंडर्ड्स बना के इनको प्रमोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। इनका काम है कि स्टैंडर्ड जो बनाए हुए हैं वो लोगों को समझाना कैसे फॉलो होंगे, वो गाइड करे, रिव्यू करे वो स्टैंडर्ड्स। तीसरा है, अब मार्केट में कोई नई चीज आ रही है, कोई नई चीज मार्केट में आ रही है, अब वो नई चीज ये बेचारे कैसे देखें, तो स्टैंडर्ड्स बनाने में, स्टैंडर्ड्स मॉडिफाई करने में बिजी हैं। ये भी बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड मॉडिफाई करो, सब कुछ करो। तो इन्होंने एक और पर्सन को रख लिया, दैट इज एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी काउंसिल। इसको अपॉइंट किया कि आपका काम सिंपल, एडवाइजरी मतलब आपका काम है एडवाइस करना, एडवाइस IASB इन प्रिपेयरिंग दी स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स बनाने में इनको गाइड करना कि स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाओ। आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक रखना, आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक रखना कि कौन कौन से स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं जिनके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड उन्हीं चीजों का बनेगा ना जो अलग अलग, जो ऑलरेडी सारी कंट्रीज सेम चीज फॉलो कर रही है, उनके लिए तो स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं। जिन चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कुछ कंट्री अलग तरीके से फॉलो कर रही है, कुछ अलग, वहां पे स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत होती है। तो ये देखेंगे कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उनके रिगार्डिंग देन दे विल एडवाइस IASB, और ये उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो ये है गाइस हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, IFRS फाउंडेशन, IASB दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS IC that is International Financial Reporting Standard Interpretation Committee, and IFRS AC International Financial Reporting Standard Advisory Council। अच्छे से इसको देखो, अच्छे से समझो, जो भी डाउट है मुझसे पूछो, नहीं है तो सीधा हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म।
क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? निरंजन, सिमरन, तालहा, विशाल? No, no, sir. नो No, sir. विशाल तुम्हारा माइक ठीक हो गया है? चलो गुड। तो ये है गाइस हमारा पूरा चैप्टर। बेस क्लियर हो ना तो चैप्टर पढ़ने में मजा आता है। अगर बेस ना क्लियर हो ना, मैं सीधा तुम्हारे को फाउंडेशन पढ़वाऊं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, कुछ समझ नहीं आएगा। अब तुम्हारे को बेस क्लियर है, लेट्स स्टडी दिस चैप्टर। देखो, तो सबसे पहले हमारे को रेगुलेटरी सिस्टम में बताया गया है टर्म दैट इज नेशनल और लोकल लेजिस्लेशन। मतलब कंट्रीज में, हर कंट्री में अपना करने जो बुक्स बनाने का तरीका होता है, हर कंट्री का अलग होता है। और जितनी भी उस कंट्री में कंपनीज होती हैं, जैसे ये एक कंट्री है, इस कंट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर बुक्स एज पर जो भी नेशनल वे है काम करने का। IFRS से बुक्स नहीं बनानी, नेशनल तरीके से बुक्स बनानी है। हाँ, अगर इन्होंने ही IFRS फॉलो कर लिया देन दैट इज डिफरेंट, बट सारी कंपनीज को नेशनल वे के अकॉर्डिंग बुक्स बनानी होती। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिविजुअल जजमेंट। इसका मतलब वही है, सिंपल, इसको तुम एक बार पढ़ लेना, कुछ खास इसमें नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये मैंने तुम्हारे को अभी बता दिए, तो इसको भी एक बार रीड कर लेना, अभी नहीं पढ़ना। अब आता है हमारा टर्म IFRS फाउंडेशन। तो फर्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज IFRS फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का काम क्या होता है? IFRS फाउंडेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट, इनका पैसा कमाना बिजनेस नहीं है। ये तुम्हें समझ आ गया होगा, इन लोगों का काम पैसे कमाना नहीं है। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन established to develop a single set of high quality, understandable, enforceable and globally accepted accounting standards, that is IFRS, and to promote and facilitate adoption of the standards। कि इन्होंने सोचा कि हम सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल, एनफोर्सेबल, मतलब कि जो इसमें लिखा है वो तुक्के से नहीं लिखा हुआ, वो बहुत इन डेप्थ पढ़ के लिखा हुआ है, एज पर लॉ ये चीज करी गई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड बना दिया, सब कुछ एज पर लॉ हुआ है और ऐसे बनाए हैं जो ग्लोबली सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर सकती है। और इन्होंने बोला कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रमोट भी करेंगे। जो भी इसके ट्रस्टी होते हैं, जिन्होंने भी IFRS फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं, जो मैंने बताया था, कंपनीज के फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल, दे अपॉइंट मेंबर ऑफ IASB, IFRIC, IFRS AC. They also oversee regulatory system and raise finance necessary to support it। कि इन तीनों को बनाने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सारा काम फाउंडेशन का होता है। कि इनका काम होता है इंप्लॉइज को अपॉइंट करना, जितनी भी फंडिंग इनको चाहिए, जो भी चाहिए, वो सारा काम फाउंडेशन करके देती है। क्योंकि इनको काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, जो काम करेंगे, उनको भी तो सैलरी चाहिए ना, वो फ्री में थोड़ी काम करेंगे। तो ये देखते हैं कि उनको फाइनेंस मिले, उनको जगह मिले, सब कुछ, इंटरनेट, एवरीथिंग, ये इनके लिए फाइनेंस भी रेडी रखते हैं। आगे IFRS फाउंडेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। IFRS जो फाउंडेशन है हमारी, इट हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ये स्टैंडर्ड नहीं बनाते हैं, इनका काम है कि इन्होंने सोचा कि हम बनाएंगे, इसके लिए इन्होंने IASB को अपॉइंट किया था, बट ये खुद स्टैंडर्ड नहीं बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, फाउंडेशन वालों ने, जो फाउंडेशन बनी थी, जो ये लोग इकट्ठे हुए थे, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू डिवेलप इन पब्लिक इंटरेस्ट सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये वही चीज एक्सप्लेन करी हुई है। टू प्रमोट यूज एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, कि ये स्टैंडर्ड्स प्रमोट करें और रिगरस यूज हो उसका। टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड विद A&B, कि ये ऑब्जेक्टिव पूरे अचीव हो, कुछ ऐसा खास नहीं है। टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ IFRS बीइंग द स्टैंडर्ड एंड IFRS इंटरप्रिटेशन, मतलब बेसिकली वही कि IFRS स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो करें। और इनका काम क्या होता है, जैसे ये है कंट्री, ये कंट्री है, दिस इज कंट्री A, इसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इन्होंने इसको बोला कि आप ना अपने स्टैंडर्ड जो हैं वो सारे IFRS फॉलो करो, आप सारे अपने IFRS स्टैंडर्ड फॉलो करो। तो इसमें जो कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जेंस के लिए भी ये गाइड करते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड्स कैसे IFRS में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कन्वर्जेंस फ्रॉम
नेशनल स्टैंडर्ड्स टू IFRS, ये भी इनका एक पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कि सारी कंट्रीज में कन्वर्जेंस आ जाए कि वो अपने स्टैंडर्ड्स छोड़ के IFRS फॉलो करें. सो दैट इज कन्वर्जेंस इन द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, कि सारे अपना कन्वर्जेंस कर ले IFRS में. जैसे कन्वर्जेंस में ये नहीं है कि फुली इसको फॉलो करें, हो सकता है कि आप अपने स्टैंडर्ड इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो या फिर एज इट इज इनको फॉलो कर लो. ये था इनका ऑब्जेक्टिव IFRS फाउंडेशन का. तो होमवर्क में तुम्हें इसको एक बार पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, लर्न नहीं करना. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लर्निंग की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा. जब क्वेश्चंस करेंगे अभी तुम देख लेना, जब तुम क्वेश्चन के आंसर सही दोगे तुम खुद ही कहोगे कि हाँ सर कॉन्सेप्ट ही क्लियर है, फिर हमें लर्न तो डिटेल में करने की इसको जरूरत ही नहीं है. और ये फैक्ट है, चीज को लर्न करने से बेटर होता है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो चीज अपने आप लर्न हो जाती है. चलो नेक्स्ट आता है हमारा IASB बोर्ड. अब इस बोर्ड का काम क्या होता है ये मैंने तुम्हारे को बताया था. बोर्ड का काम होता है, IASB इज अ इंडिपेंडेंट प्राइवेटली फंडेड बॉडी whose principal aim is to develop a single set of high quality accounting standards. ये होता है इनका काम. अब एक बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. कि पहले क्या होता था क्या होता था. It also liaises with national accounting standard setters to achieve convergence in accounting standard around the world. ये convergence भी करते हैं. फाउंडेशन काम नहीं करता, मैंने तुम्हें बताया था. फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव थे कि हमें ये कराना है. तो IASB वाले क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स बनाते भी हैं, वो सारी कंट्रीज को बोलते भी हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट कर लो IFRS में. ये भी इनका काम होता है IASB बोर्ड का. अब तुम कहोगे सर ये काम तो फाउंडेशन वालों का होता है. फाउंडेशन वालों का ये काम नहीं है. फाउंडेशन वालों का ये थॉट था कि ये होना चाहिए. उनका ये थॉट था, ऑब्जेक्टिव था उनका. वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ये करता है, ये काम करते हैं वो चीज. The members of IASB come from several countries and have a variety of backgrounds with a mix of auditors, preparer of financial statement, users of financial statement and academics. The IASB operates under the oversight of IFRS Foundation. मतलब फाउंडेशन के अंडर ये काम करते हैं, वो तो हमें पता ही है. तो ये है गाइस हमारा IFRS फाउंडेशन. अब फाउंडेशन के IFRS बोर्ड, IASB बोर्ड, ये है हमारा IASB बोर्ड. नेक्स्ट आता है हमारा IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी. अब इंटरप्रिटेशन कमेटी वालों का काम क्या होता है ये मैं तुम्हें वैसे सारा बता चुका हूं, सीधा हम पढ़ेंगे. ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं. टू रिव्यू ऑन अ टाइमली बेसिस न्यूली आइडेंटिफाइड रिपोर्टिंग इश्यूज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस्ड इन IFRS. कि ऐसे नए इश्यूज जो मार्केट में आ रहे हैं जिनको अभी तक हमारे स्टैंडर्ड्स ने एड्रेस नहीं करा. दूसरा, टू क्लैरिफाई इश्यूज वेयर अनसेटिस्फैक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन हैव डेवलप्ड. कि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया लेकिन कई लोग उस स्टैंडर्ड को अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कई लोग गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, तो उनको समझाना कि स्टैंडर्ड्स किस तरीके से फॉलो करना है. तो ये है काम किसका, IFRS IC का. एक बार फटाफट से इसको पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो, देन विल मूव फर्दर. कोई डाउट गाइस इसमें अभी तक. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे. अब ISSB अभी इसको छोड़ देंगे, ये इस बार नया ऐड हुआ है, ये पुराने सिलेबस में नहीं था, ये हम बाद में पढ़ेंगे अभी. नेक्स्ट आता है हमारा IFRS AC, IFRS एडवाइजरी कमेटी. तो एडवाइजरी कमेटी वालों का काम क्या था कि ये बोर्ड को गाइडेंस देते हैं. सो IFRS एडवाइजरी काउंसिल is essentially a forum used by IASB to consult with the outside world. It consults with the national standard setters, academics and user group and host
other interested parties to advise IASB a range of issues from IASB work. ये सब तो बेसिकली इनका काम जो मैंने बताया था, इट इज टू एडवाइस बोर्ड के काम कैसे करना है, क्या क्या नए स्टैंडर्ड्स बनाने, क्या क्या नए इश्यूज आ रहे हैं. ये होता है IFRS AC का पर्पस. नेक्स्ट आता है हमारा ISSB. ये नया ऐड हुआ है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड. इसका सिंपल सा काम ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स बने, एक स्टैंडर्ड हर कंपनी के लिए ऐसा होना चाहिए विच रिलेट्स टू इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सब वो सब ऐसा स्टैंडर्ड है. कुछ ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत इसको बिल्कुल नहीं है. तो हुआ क्या था, in recent years investors have been calling for high quality, transparent, reliable and comparable reporting companies on climate and other environmental and social or governance. तो उसके लिए 3 नवंबर 2021 को IFRS फाउंडेशन अनाउंस्ड क्रिएशन ऑफ IASB. इन्होंने एक फाउंडेशन वालों ने एक नया बोर्ड बना दिया, अलग बोर्ड बना दिया. The objective of ISSB is to deliver comprehensive, sustainably related disclosure standards to provide investors with information about company sustainability related risk and opportunities to help them inform their decisions. मतलब इनका क्या काम होता है, ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपनीज बनाती हैं, जो कंपनीज बताती हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें ऐसा इको फ्रेंडली काम चल रहा है. जैसे तुमने देखा होगा कि आजकल एप्पल या सैमसंग अपने फोन्स के साथ चार्जर नहीं देते, ये बोल के कि हम इको फ्रेंडली चीज कर रहे हैं, कि हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज कम होगा, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग छोटी हो जाएगी तो गत्ता कम वेस्ट होगा, दैट मीन्स ट्रीज कम यूज होंगे. बेवकूफ बनाते हैं, चार्जर यहाँ पे भी फिट हो सकता है, वो सिर्फ करते नहीं है, दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक्स. लेकिन इन्वायरमेंटल का नाम देके उन्होंने एक इन्वेस्टर्स को बताया है कि हम देखो इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचते हैं. तो इसीलिए इन्होंने ISSB बोर्ड बना दिया कि कंपनीज को एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसे डिस्क्लोजर्स भी बुक्स के साथ देने हैं कि हम जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं वो पूरी इको फ्रेंडली हैं, हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचा रहे, सोसाइटी का भला कर रहे हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स भी उसमें पैसा लगाए. रीजन क्या है, अगर कोई कंपनी किसी भी इन्वायरमेंटल चीज को डैमेज करती है, सोसाइटी का डैमेज करती है, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करती है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाती. तो जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसे लगाएंगे, उनको क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि 4-5-6 साल तक हमारे पैसे पूरे हो और हम पैसे कमाएं. अगर कंपनी इन्वायरमेंट का ही डैमेज कर रही है तो ये तो 2-3 साल में ही बंद हो जाएगी. तो इसीलिए ऐसा स्टैंडर्ड बना कि जितने भी कंपनीज हैं वो सारा ये जो हमारा इन्वायरमेंट वगैरह है इसका भी ध्यान रख रही है. दैट इज ISSB. ठीक है, इसी के साथ गाइस हमारा आई थिंक ये चैप्टर खत्म होता है. अब इसके बाद स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ IFRS, ये मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड. ये तुम्हें सब कुछ होमवर्क में करना है, कुछ भी नहीं है गाइस, सिंपल इसको पढ़ना है, जस्ट प्लेन रीड. लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आई लास्ट द सॉल्यूशन. देखते हैं कौन कौन आंसर देता है. सबने आंसर्स देने हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर सारे इसका आंसर्स सही देंगे. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ IFRS फाउंडेशन. What is the role of IFRS फाउंडेशन? इसमें से which one is the answer? 1 2 3 4 क्या आंसर है गाइस, सारे बताओ. अच्छा, एक आंसर है 1. गाइस सारे प्लीज अपना माइक ऑन कर लो. एवरीवन शुड स्विच ऑन देयर माइक बिकॉज बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा. इट वुड बी बेटर. जो बोलना चाहते हैं, जो टाइप करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके, एक और वन आंसर आया है. 1 sir. एक और One. वन आंसर आया है. ताला, व्हाट्स योर आंसर? सर दोबारा बोलो. फर्स्ट ऑप्शन सर. फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, चारों ने सही आंसर दिए. इनका काम होता है अपॉइंट करना, ये सारा काम इनका होता ही नहीं. गुड. एक्टिविटी नंबर 2, इसका आंसर बताओ गाइस. Which of the following bodies is involved in trying to achieve convergence of global accounting standards? ये कौन कोशिश कर रही है कि सारी कंट्रीज जो है वो IFRS स्टैंडर्ड्स फॉलो करें?
ओके, वन आंसर आया मेरे पास। एक One, वन sir. आंसर, वन One. वन बिल्कुल सही। चारों ने सही आंसर दिया, वन इज द राइट आंसर। इसमें कोई भी बच्चा आईएफआरएस फाउंडेशन नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ये काम नहीं करती, उनका काम नहीं है, वो सिर्फ उनका थॉट था। वो करने के लिए इन्होंने आईएएसबी बोर्ड को अपॉइंट किया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। थर्ड का आंसर दो गाइस। ओके, वन सर फर्स्ट ऑप्शन। वन One, sir. वन One. वन बिल्कुल सही गाइस, ये भी सबने सही आंसर दिया है। एक्टिविटी नंबर 4 का आंसर दो। अरे एक सेकंड गाइस, एक्टिविटी 4 का आंसर दो। एक आंसर आया 3। थर्ड सर। 3, sir. 3 सबने 3 आंसर दिया है गाइस, ये भी बिल्कुल सही है। इंटरप्रेट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आईएफआरएस इंटरप्रेट करते हैं। चलो, फिफ्थ एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स। 4 बच्चे हैं, चारों आंसर दो। आई लास्ट, क्या सही है क्या गलत। पहला मुझे आंसर देगा निरंजन। False, sir. नहीं क्लियर, दोबारा बोलो एक बार, क्या बोले। False. False. First is they must be applied to achieve fair presentation in the financial statement. This is true, ये तो सही है कि आईएफआरएस अप्लाई करेंगे। आईएफआरएस इसलिए बनाए जाते हैं ना कि लोग अप्लाई करें ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फेयरली प्रेजेंट हो। तो दिस इज ट्रू, दे मस्ट बी अप्लाइड टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट, सिमरन आंसर दो। False. फॉल्स, परफेक्ट, दिस इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट वाली कंपनीज के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट वालों के लिए ये पर्पस नहीं बनाया गया था। हाँ, बनाई जो थी फाउंडेशन हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन जिस लोगों के लिए बनाया गया है वो उन एंटिटीज के लिए जो प्रॉफिट कमाती है। थर्ड, दे आर डिजाइन टू अप्लाई टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तालहा, फॉल्स। नहीं, ये है ट्रू कि दे आर डिजाइन टू अप्लाई टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो भी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल बनाती हैं उन सब में ये अप्लाई होगा। हाँ, कोई कंपनी अगर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, स्पेसिफिकली जैसे बैंक के लिए अलग बना रही है, उस केस में हमारे ये अप्लाई नहीं होते। तो जो जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी कंपनीज बनाती हैं वहां पे हमारा आईएफआरएस अप्लाई होता है। सो दिस इज ट्रू। फोर्थ, विशाल। Sir, would be true. Would be true. They set out recognition, measurement, presentation and disclosure requirement of transaction and event. This is true. Standard बताते हैं कि आपको उस चीज को कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब तुम ये सारी चीजें हम सारे F3 में पढ़ेंगे कि कैसे किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना होता है, मेजर करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। और गाइस इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है खत्म। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी क्लोज हो गया। तो आज के इस क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ भी? ओके, कुछ नहीं है। चलो, सो गाइस तुम्हारे को अब तुम इसके एग्जाम किट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम किट के क्वेश्चंस रिलेट्स टू फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। तो अब तुम्हारा होमवर्क आज का ये है कि तुम्हें चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, इन द सेंस जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, मेरे नोट्स हैंडी रख लेना। और उसके बाद एग्जाम किट के क्वेश्चंस जो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के हैं, फर्स्ट पॉइंट के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे तुम्हारे को करने हैं। नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट पार्ट में हम पहले एग्जाम किट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड वीडियोस जो होंगी, मेरी जो क्लासेस होंगी,
they are going to be conducted in this way. This is a traditional method, पुराना तरीका, but एडवांसमेंट के चक्कर में मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता कि अपनी शक्ल दिखाने की वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो. दिस इज गुड. यहाँ पे अगर तुम सबको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई, समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छी है, क्लियर है, सो आई विल फॉलो दिस मेथड. चलो गाइस, अब क्लास करते हैं हम परसों सेम टाइम 4:30 to 6:30. किसी बच्चे को कुछ भी डिस्कस करना है? No, sir. Thank you. You're welcome. चलो गाइस, क्लास करते हैं Thank अब you, हम परसों. sir. चलो गाइस, लेट्स हैव क्लास डे आफ्टर टुमारो टाइम 4:30. और एग्जाम किट के क्वेश्चंस गाइस प्लीज जरूर करना. फर्स्ट हाफ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कोई डाउट किसी को आता है समझने में, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे लिख देना प्लीज. एंड उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. चलो, बाय गाइस, टेक केयर. Bye, sir. Thank Bye, you. sir. Bye, sir. Thank Bye. you. Bye, sir. Thank you. Thank you.